हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें एक कांत जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को एक कांत जी के पॉइंट व्यू से सुनाऊंगा। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मैं जिस शहर से हूँ वो अधिक बड़ा नहीं है, पर फिर भी काफी समुदाय हैं। यहाँ सुंदर इमारत, बड़ी बड़ी कंपनियों की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें के साथ साथ काफी हरियाली भी है। शहर के उत्तर पूर्व में ही पहाड़ और जंगल है, जिस कारण हमारा शहर आधुनिक दिखने के साथ साथ सुंदर और हरा भरा भी लगता है। अब आते हैं मुझ पर। मेरा नाम प्रीति है और मैं एक मध्य वर्ग परिवार से हूँ। मैंने 2014 में बीकॉम पूरा किया था और फिर अपने शहर में ही एक बैंक में नौकरी करने लगी। वहीं मेरी सबसे प्यारी सहेली भी नौकरी करने लगी। हम दोनों बचपन की सहेलियाँ थी। हम दोनों ने साथ में ही विद्यालय और कॉलेज पूरा किया था। दिव्या गोरी थी, ऊंची थी, अच्छा फिगर था और उसके नक्श भी अच्छे थे। यदि उससे तुलना करो तो मैं भी दिखने में उससे कम नहीं हूँ। हाँ, कद में उससे थोड़ी छोटी हूँ और मेरी नाक उसकी नाक की तरह नुकीली ना होकर थोड़ी मोटी है। हमारा ऑफिस 6:30 बजे तक छूट जाता है और तब हम दोनों सहेलियां अक्सर साथ में ही घर जाया करती थी। भारत के अधिकांश छोटों शहरों की तरह ही हमारे शहर में भी दिन ढलने के साथ ही सड़क सुनसान हो जाती है, सिवा व्यापारी केंद्र और मुख्य बाजार को छोड़। पर यहाँ भी लोग 8 बजे के बाद से गायब हो जाते हैं। इस समय तक अंधेरा हो जाता था और उन सुनसान सड़कों से गुजरना डरावना लगता था। ऐसे हमारे शहर में क्राइम रेट अधिक नहीं था, पर भारत के अन्य शहरों से कामकाजी औरतों के खिलाफ बढ़ते अपराध के बारे में पढ़कर थोड़ा थोड़ा खौफ पैदा होने लगा था दिल में। पर फिर भी हम दोनों अधिकतर बेखौफी चला करती थी उन सड़कों पर। आखिर बचपन से इन सड़कों से हजारों बार जो गई हैं। फिर करीब जनवरी 2016 छोटे शहर अचानक मशहूर होने लगा। इसका कारण बहुत बुरा था। हमारे शहर से अचानक लड़कियां गायब होने लगी और फिर उनकी लाश मिलने लगी। अब तक 3 लड़कियों की हत्या हो चुकी थी और पुलिस वालों के पास कोई सुराग नहीं था। उन मृत्यु लड़कियों के शव पर कई घाव और निशान थे और पुलिस का दावा था कि ये कातिल एक सीरियल किलर है, यानी इसे अपने शिकार को यातना देने में और उसे तड़पते देखने में बहुत मजा आता है। यहाँ लड़कियाँ सब सुंदर और कामकाजी थी और इसलिए मेरे परिवार ने तो मुझे नौकरी से इस्तीफा देने को ही बोल डाला, पर मैंने माना नहीं और नौकरी करती रही। हमारे शहर में अधिक कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, तो पुलिस ने और कई स्थानीय लोगों ने मुख्य जगह पर कैमरे लगवा दिए। साथ ही पुलिस वाले अब देर रात तक गश्त लगाने लगे थे। इन सब के बावजूद भी 4 हत्या हो चुकी थी। अब पूरे शहर की सभी कामकाजी औरतों में भय बढ़ चुका था, इसलिए अब हम बड़े समूह में जाने लगी थी। पर फिर भी ये सब उस कातिल को रोक नहीं सका। दिव्या को ऑफिस के काम के कारण देर तक रुकना पड़ा। उसके साथ ऑफिस के कुछ अन्य लोग थे, पर मुझे उसका देर तक रुकना सही नहीं लगा। पर उसने मुझे दिलासा दिया और मुझे घर भेज दिया। अगले दिन एक मनहूस खबर आई। दिव्या अपने ऑफिस से निकली तो थी, पर घर नहीं पहुंची और अब वो लापता है। दिव्या को गायब हुए 2 दिन हो गए थे और पुलिस को उसका कोई भी सुराग नहीं मिला था। दिव्या अपने ऑफिसों के कुछ दोस्तों के साथ ही निकली थी और वो सभी बाजार की तरफ चाट खाने गए थे। पर तभी दिव्या को कुछ सामान याद आया
और वो उसे लेने गई और फिर वापस नहीं आई। सभी को लगा कि दिव्या सीधा घर चली गई होगी। कारोबारी केंद्र जहां अधिकतर सभी कंपनियों के ऑफिस थे, वो ठीक बाजार के बगल में था और ये दोनों स्थान शहर के पूर्व में थे, जहां से मुख्य सड़क होकर गुजरती थी। क्योंकि सभी लड़कियां कामकाजी थी और सभी के ऑफिस व्यापारिक केंद्र में ही थे, इसलिए पुलिस को लगा कि ये काम किसी बाहर वाले का है, जो मुख्य मार्ग से आता है, अपने शिकार को किसी कदर अपनी गाड़ी में ले जाता है और फिर शहर के बाहर ले जाकर अपना काम करता है। पुलिस ने सभी नामुमकिन ठिकानों को छान मारा था, यहाँ तक कि उत्तर पूर्व में पहाड़ी पर बने हुए बंद बंगले और हवेलियों में भी। इनमें से कुछ बंगलों में लोग अभी भी रहते थे, पर अधिकतर खाली थे। ये बंगले अधिकतर अमीर और अंग्रेज अफसरों के थे। अधिकतर अमीर लोग बड़े शहर चले गए तो अंग्रेज भारत की स्वतंत्र के बाद उन्हें यूं ही छोड़कर चले गए थे। कुछ को शक था कि इन वीराना पड़े खंडर इमारतों में ही किसी एक में ही वो कातिल छुपा होगा, पर पुलिस को वो सब जगह खाली ही मिली। इससे यही था और अधिक प्रचलित हुई कि हत्यारा शहर के बाहर का है और अब पुलिस लड़कियों को किसी अनजान के साथ जाने देने से मना करने लगी और टोल केंद्र में आने जाने वाली सभी गाड़ियों पर निगरानी बढ़ा दी गई। हर गायब लड़कियों का शव उसके गायब होने के एक हफ्ते से 10 दिन के भीतर मिल ही जाता था, जिस पर पुलिस का अनुमान था कि यह सीरियल किलर कई दिनों तक अपने शिकार को यातना देता है और फिर उनकी हत्या करता है। और क्योंकि दिव्या को गायब हुए 2 दिन हो गए हैं, इसलिए मुझे दिव्या के परिवार को और पुलिस को अब भी उम्मीद थी कि दिव्या अब भी जीवित होगी और उसे जीवित वापस लाया जा सकता है। पर यह जब होता जब पुलिस वाले ढंग से काम करते। पुलिस पर पहले से ही काफी प्रेशर था, मीडिया और आम जनता से, पर पता नहीं क्यों पुलिस वाले राजधानी से सहायता लेने से इनकार कर रहे थे। हमारे शहर की पुलिस चीफ राजेंद्र राजपूत ने कहा, मैं और मेरे पुलिस वाले इतने सक्षम हैं कि बिना राजधानी के बड़े अफसरों के हम इस कातिल को पकड़ लेंगे, क्योंकि यह हमारा शहर है। क्योंकि यहाँ हमारे शहर में सीरियल किलिंग का यह पहला मामला है जिसका हमें अधिक तजुर्बा नहीं है, इसलिए हमें थोड़ी मुश्किल हुई, पर अब वो पापी अधिक दिनों तक नहीं बचेगा। कसम है मुझे अपनी तिरंगे की, मैं उन सभी मृत्यु लड़कियों को इंसाफ दिलाऊंगा और उस कातिल को फांसी तक पहुंचाऊंगा। जय हिंद। पर हमसे अधिकतर को पुलिस पर अधिक भरोसा नहीं था। जब इन्हें सीरियल किलिंग वाले मामले का अधिक तजुर्बा नहीं है तो राजधानी से इन मामले के एक्सपर्ट अफसरों को आने दो, पर शायद इनका ईगो है जो ये लोग सहायता नहीं ले रहे हैं। इन्हें डर है कि राजधानी के अफसर सब नाम काम ले जाएंगे और मीडिया वाले यहाँ की पुलिस को निकम्मा दिखाएगी। मेरे लिए हर पल 100 वर्ष की तरह बीत रहा था। हर वक्त यही चिंता रहती कि वो जंगली दिव्या के साथ कुछ गलत ना कर रहा हो। ना चाहकर भी ये ख्याल मेरे मन से जाता ही नहीं था। मुझे ना तो भूख थी और ना नींद, पर निगाहें बाहर सड़क पर थी, बस कहीं से दिव्या सही सलामत आती हुई नजर आ जाए। दिव्या काफी सकारात्मक और साहस लड़की थी। बचपन से वही मैं जल्दी से दुखी हो जाती थी और बात बात पर रोने लग जाती थी, जहां मैं हमेशा सोचती कि क्यों ईश्वर ने मुझे इस छोटे शहर में पैदा किया, जहां हम लड़कियों का अधिक कोई सुनहरा भविष्य नहीं था। वही दिव्या हमेशा कहती कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में है और वो काफी सुनहरा है। मुझे बार बार अपने बचपन का वो वाक्य याद आ रहा था, जब दिव्या ने मुझे हिम्मत बनाना सिखाया था। जब मैं 5वीं क्लास में थी तो मेरी क्लास की कुछ लड़कियां अक्सर मुझे परेशान
और मारा करती थी। शिक्षक को उनकी कंप्लेन की, पर उन्हें केवल अपने सिलेबस पूरे करने थे और घर जाना था। मेरे माता पिता के अनुसार तो ये तो इस सृष्टि का नियम था और ये तो होता ही रहेगा। तब दिव्या ने मेरा साथ दिया। हम दोनों उन बुरी लड़कियों के पास गई और उन्हें समझाया, पर वो मानी नहीं। अंत में बात झगड़े पर आई और हम दो अकेली उन 5 लड़कियों से भिड़ गई। अंत में दिव्या और मैंने बुरी तरह मार खाई, पर उन 5 को कम से कम एक घूंसा तो दिया ही। काफी अच्छा था ये करके और मेरा भय भी निकल गया था उन लड़कियों का। हमारी शिक्षक आई और उन्होंने कुछ सुना नहीं और हम सभी को मुर्गा बना दिया। पर मुझे इस सजा से अधिक कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैं तब बहुत घुट घुट कर जी रही थी और स्कूल जाने से भी डरती थी। पर अब नहीं, अब मेरे साथ थी दिव्या। पर अब जब दिव्या जा चुकी थी तो मुझे अपनी जिंदगी खाली सी लगने लगी थी। मुझे धक्का तब लगा जब दिव्या के मंगेतर मोहित ने कहा कि उसे यकीन है कि पुलिस दिव्या को ले आएगी। क्या इसे दिव्या की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी? वो उसकी होने वाली जीवन साथी है और यह लड़का उसे तलाशने को भी तैयार नहीं है। मेरा बस चले तो मैं खुद ही उसे तलाशने चली जाती। और तभी मुझे ख्याल आया कि इस मुसीबत का मुझे ही सामना करना चाहिए और दिव्या को उस कातिल से बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं था और दिव्या को लाने की जो तरीका मैंने सोचा था वो काफी बेवकूफों वाला और खतरनाक था और शायद पुलिस के एक्सपर्ट अफसर भी यह करने से कई दफा सोचते। मैंने ऑफिस में ओवर टाइम किया जानबूझकर, ताकि मैं देर तक रुक सकूं। हमारी कंपनी ने साफ साफ कह दिया था कि सभी महिला कर्मचारी देर रात तक ना रुकें। यदि रुके तो वो ऑफिस के बाहर, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी खुद की है। मेरे घर वालों को मैंने झूठ कहा कि काम काफी बढ़ गया है और मुझे अब कुछ दिनों तक देर तक रुकना होगा, जिस पर मेरे परिवार वाले पहले माने नहीं, पर काफी समझाने के बाद कि मैं अपने अन्य सहकर्मियों के साथ समूह में ऑफिस निकला करूंगी और समय समय पर फोन करके बताती रहूंगी, तब वो मान गए। मेरा प्लान काफी सिंपल था। मैं स्वयं उस किलर को खुद को पकड़ने दूंगी ताकि मैं उसके अड्डे तक पहुंच सकूं और दिव्या को छुड़ा सकूं। काफी नासमझ था और इस प्लान के कारण मुझे भी डर लगता है। मुझे कोई मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे नहीं आते थे। बस मेरे पास थी मेरी हिम्मत और दिव्या को बचाने का जुनून था। जब पुलिस में इतने काबिल लोग होकर भी कुछ न कर पाए तो इस नासमझ प्लान को अंजाम किया जाता है। हर पल हर दिन बस इस मनुष्य खबर का इंतजार करने की कि दिव्या की लाश मिल चुकी है, ये मेरे बर्दाश्त के हद के बाहर था। मैं दिव्या को जिंदा वापस लाऊंगी। शायद मैं भी मर जाऊं, पर मरते समय गर्व के साथ मरूंगी कि मैं अन्य लड़कियों की तरह अपने घर में खौफ के साए में तो नहीं मरी। वैसे भी ये लड़ाई 2 पागलों की थी और अब बस देखना था कि उस सिरफिरे किलियर का पागलपन जीतेगा या मेरा पागलपन। अगले 2 दिन तक मैंने काफी कोशिश की, पर उस किलर ने तो मुझ पर और ना ही किसी अन्य लड़की को अपना शिकार बनाया। साथ ही पुलिस का तगड़ा पहरा था, जिस कारण मैं सुनसान जगह पर अधिक समय तक नहीं रुक पाती थी। पर दिव्या के गायब होने के 6 दिन बाद मेरी मुराद पूरी हुई। मैं अपने समूह से अलग हो गई और मैं जंगल की तरफ जाने लगी। हमारे शहर का जो हिस्सा जंगल के करीब था वहाँ बहुत कम आबादी और घर थे। किसी कदर में पुलिस से बचकर एक पुराने मकान के पीछे छुप गई। वहाँ से कुछ मीटर दूर ही जंगल था, जो इस मकान से थोड़ी ऊंचाई पर था। और तभी मैंने जो देखा था उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ था। उस पेड़ के बीच में दिव्या खड़ी थी। मैं उसकी तरफ सीधा
दौड़ पड़ी, पर फिर अचानक मुझे धुंधला दिखने लगा और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे अधिक याद नहीं। मेरी जब आंख खुली तो मैं एक छोटे से कमरे में थी जो पूरी तरह से ईंटों की दीवार से बंद था। मेरी दाईं ओर इस कमरे में प्रवेश और निकास का एक लौता मार्ग था। वो था इस कमरे का एक लौता दरवाजा। कमरे में एक छोटा सा बल्ब था जिसकी रोशनी काफी कम थी। जैसे जैसे मुझे होश आने लगा वैसे वैसे मुझे एहसास हुआ कि मैं एक कुर्सी में बंधी हुई थी। साथ ही मेरे कपड़े उतार दिए थे। केवल मेरी ब्रा और अंडरवेयर ही मेरे तन पर थे और कमरे में कुछ अजीब से उपकरण थे। तभी मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई और कमरे में एक व्यक्ति दाखिल हुआ। उसके बाल थोड़े लंबे थे और ठीक तेरे नाम फिल्म में सलमान खान वाले हेयर कट थे। उसके चेहरे पर अंधेरा था और जो भी मुझे ठीक से दिख पा रहा था वो था कि उसके काले रंग की शर्ट और पैजामा पहन रखा था। वो मेरे करीब आया। उसकी गर्दन थोड़ी मेरी ओर झुकी, मानो मुझे देख रहा हो। मैंने तभी चिल्लाकर उससे पूछा, मेरी सहेली दिव्या कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उन उपकरणों में से एक उपकरण के पास गया और उसमें से कुछ बटन दबाया और कुछ तार निकाली। फिर उसने वो तार मेरे पैरों में लगा दी और मैं चिल्लाने लगी, आ नहीं, बंद करो, माँ। वो मुझे बिजली के झटके देता रहा और मुझे देख हंसता था। उसे मजा आ रहा मुझे दर्द से चिल्लाते देख। कई मिनट तक वो मुझे झटके देता और उस असहनीय दर्द के कारण मैं बेहोश हो गई। मैं कितने समय तक वहाँ कैद थी कुछ याद नहीं था, क्योंकि वो हैवान मुझ पर तरह तरह की यातना दे रहा था और उससे मैं काफी कमजोर हो गई, जिस कारण मैं अक्सर बेहोश हो जाया करती थी। बस मैं चाहती थी किसी कदर मुझे दिव्या का पता चल जाए और मैं जल्दी से जल्द यहाँ से निकलूं दिव्या के साथ। और अब सहा नहीं जा रहा था। मेरा शरीर पर कई जगह चोट थी और उसमें काफी दर्द भी होता था। साथ ही उस दरिंदे की यातनाओं के कारण मेरी कुछ हड्डियां भी टूट चुकी थी। शायद तब ऐसा लग रहा था कि यहाँ से जिंदा बच निकलना नामुमकिन है। मेरा अंत यही होगा और शायद मैं दिव्या को कभी बचा ना पाऊं। मैं ये सब सोच रही थी कि तभी वो सीरियल किलर आ जाता है कमरे में। वो हंस रहा था पागलों की तरह, शायद इस सोच में कि मुझे यातना देते समय उसे कितना मजा आएगा। उसने वही बिजली के झटके देने वाली मशीन में कुछ करना शुरू किया। दर्द का खौफ, मैंने ईश्वर से दुआ करना शुरू कर दिया था कि अब बस मुझे मौत दे दो, मैं इसे और सह नहीं पाऊंगी। दिव्या से भी मैंने माफी मांगी कि मैं इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि उसे बचा सकूं। शायद स्वर्ग में मिलेंगे अब हम दोनों सहेलियां। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि कमजोरी के कारण मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है। मुझे दरवाजे से झांकती हुई दिव्या दिखी, जो थोड़ी कमजोर लग रही थी। उसने मुझे देखा और मुझसे अपना मुंह बंद रखने का इशारा किया, मगर मैंने अपनी आस ना छोड़ी होती तो मैं पक्का दिव्या को देख चिल्लाई होती खुशी के मारे। भले ही मुझ में कितनी भी कम ऊर्जा होती, पर अब बात अलग थी। वो शायद दिव्या नहीं थी, बस छलावा था। फिर दिव्या अपने हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर अंदर आई, बड़े आराम से बिना आवाज किए, क्योंकि सीरियल किलर की पीठ उस समय दरवाजे की ओर थी और वो मुझे यातना देने के ख्वाब में मस्त था, इसलिए उसने अधिक ध्यान नहीं दिया। दिव्या धीरे धीरे उस सीरियल किलर के पास पहुंची। उसके चेहरे पर गुस्सा था और मजबूत फैसला साफ इलाका था। और तभी उसने अपनी वो कुल्हाड़ी हवा में उठाई और दनादन बिना रुके किलर पर मारती गई और किलर की चीख निकल पड़ी।
पर क्योंकि वो सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला और कुछ चीख और तड़पने के बाद उसका शरीर में कुछ हलचल नहीं हुई। वहीं दिव्या लगातार और पूरी शांति के साथ उस पर कुल्हाड़ी बरसाई जा रही थी। उस समय वो बिल्कुल माँ काली लग रही थी जो किसी राक्षस का संहार कर रही हो। पर जब मेरे चेहरे पर उस सीरियल किलर का गरम खून गिरा तब मुझे होश आया कि ये सब जो हुआ वो मेरे दिमाग का केमिकल लोचा नहीं बल्कि असलियत में हो रहा है। थोड़ी देर में दिव्या शांत हुई और वो बुरी तरह हाँफ रही थी। तब उसकी और मेरी नजर उस मशीन पर पड़ी जिससे वो किलर चलाने वाला था। उसे भी नुकसान पहुंचा था और उसमें से हल्की सी चिंगारी निकल रही थी। दिव्या ने जल्दी से मेरी रस्सी खोली और मुझे जल्दी से उस कमरे से बाहर ले गई। कमरे के बाहर एक बड़ा गलियारा था जो ईंटों से बना था और वहाँ कई कमरे और कई सुरंग थी। दिव्या किसी कदर मुझे उस कमरे से दूर ले गई और कमरे से कुछ मीटर दूरी जाने के बाद उस कमरे में धमाका हो गया। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। दिव्या भी जिंदा है और मैं भी, साथ ही वो हैवान मर गया। पर मेरी खुशी अधिक समय तक नहीं रही। उस जलते कमरे में से हमें किसी व्यक्ति की आवाज आ रही थी, फिर किसी के कदमों की। ये कौन था? सीरियल किलर को तो दिव्या ने बुरी तरह से मारा था, साथ ही वो विस्फोट के एकदम नजदीक था। उसका बचना तो नामुमकिन है। फिर ये क्या था जो मैंने तब देखा? उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उस कमरे में एक मानव आकृति बाहर आती हुई देखी। हैरानी और डर के कारण हम दोनों मानो वही मूर्ति बनकर खड़ी रह गए थे। धीरे धीरे थोड़ा धुआं हटा तो दिखा कि ये तो वही सीरियल किलर था। बुरी तरह से जला हुआ था और उसके चेहरे का बायां भाग लगभग गायब था। उसके शरीर से हर कहीं से खून बह रहा था और उसके सीने की कुछ हड्डियां साफ नजर आ रही थी। फिर अचानक वो हमारी तरफ बढ़ा और मुझे लगा कि अब हमारा अंत तय है। लेकिन तभी दोबारा से एक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के कारण हमें होश आया और हम दोनों वहां से भागे। उस विस्फोट के बाद उस हत्यारे की कोहरने की आवाज आ रही थी। मैं आश्चर्यचकित थी इस अजूबे से। भला कुल्हाड़ी से इतने वार झेलने के बाद और 2 लगातार विस्फोट झेलने के बाद भी ये दरिंदा जीवित कैसे? क्या वो सच में शैतान है? हम दोनों भागते हुए एक सुरंग में चले गए थे और काफी दूर निकल आए थे। फिर दिव्या मुझे एक कमरे में ले गई जहाँ खाना रखा हुआ था और कुछ दवाइयाँ भी थी। दिव्या ने पहले तो मेरे जख्मों पर दवाई लगाई और फिर अपने। इसके बाद हमने थोड़ा बहुत खाया। मैं काफी घबराई हुई थी तब और उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर फिर दिव्या को सही सलामत देखकर मेरे डर कम हो गया। मैंने फिर दिव्या से कहा, दिव्या तुम ठीक तो हो ना? और ये सब क्या हो रहा है और हम कहाँ हैं? दिव्या ने शांति के साथ मेरे सवालों का जवाब दिया। कुछ दिन तक मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं और मुझे लगा था कि वो मुझे मार देगा। पर फिर अचानक कुछ दिन पहले जब वो मुझे यातना दे रहा था तब उसने खुशी होते हुए मुझे बताया कि उसने तुझे भी पकड़ लिया है। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। फैसला किया कि इस हैवान को खत्म कर दूंगी। बस फिर मैंने किसी कदर अपनी रस्सियां खोली और मौका देखकर उस पर वार कर दिया। मैंने डरते हुए कहा, अब दिव्या बस यहाँ से निकलते हैं, मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दिव्या अब भी शांत थी और फिर बोली, हम यहाँ से चाहकर भी नहीं निकल सकते हैं प्रीति। असल में यहाँ हमारे अलावा भी एक लड़की है जिसे इस हैवान ने बंदी बना रखा है। शुरुआत में उस शैतान ने मुझे उस लड़की के साथ रखा था। उस लड़की का नाम है जेनेट, जो यहाँ एक काम से दिल्ली से आई थी। क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट है इसलिए उसे पुरानी इमारतों में दिलचस्पी थी।
पर मार्ग में वो इसके जाल में फंस गई। उसके अनुसार ये सुरंग अंग्रेजी वास्तुकला की है और इन्हें शायद अंग्रेजों ने बनाया होगा। मुझे लगता है कि हम फिलहाल पहाड़ी में स्थित उन वीराना अंग्रेजी बंगलों में से किसी एक बंगले में हैं। ये सुरंग कहीं तो जाती होगी, बस हमें इन सुरंगों के भूल भुलैया में सही मार्ग ढूंढना है। पर उससे पहले हमें जेनिट को ढूंढना होगा। ये वाक्य सुनकर मैं बोल पड़ी, नहीं दिव्या, हम उस जेनिट को बचाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। वो दरिंदा इतना घायल के बावजूद भी जिंदा है। मुझे तो लगता है कि वो कोई नहीं बल्कि सच में शैतान है। उसे हम इंसान नहीं मार सकते, वो मर नहीं सकता। हमें बस यहाँ से जल्दी निकलने की सोचनी चाहिए। ये सुनकर दिव्या के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा तो आया, पर फिर वो अपनी शांत आवाज में बोली, प्रीति अपने हौसले इतनी जल्दी मत हारो और हमें जेनिट को यूं ही यहाँ मरते नहीं छोड़ सकते। वो भी हमारी तरह एक बेकसूर लड़की है जिसे उस दरिंदे ने जबरन यहाँ कैद कर रखा है। तुम मेरी सहेली होने के कारण मुझे बचाने यहाँ तक आई हो, वैसे ही उसकी भी सहेली होगी, परिवार होगा और अन्य चाहने वाले होंगे जो उसके लिए चिंतित हैं और हर पल इसी भय में होंगे कि जेनिट को कुछ ना हो। तुम उनका गम नहीं समझ सकती हो, फिर क्यों ऐसी मतलबी बात कर रही हो? खुद पर और माता रानी पर भरोसा रखो, ये भरोसा तुम्हें शांति देगा। इसी शांति के कारण तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाकर यहाँ तक आई। इसी शक्ति के कारण मैंने उस दरिंदे का सामना किया। जब तक तुम डरती रहोगी तब तक लोग तुम्हें डराएंगे, इसलिए डरना छोड़ दो। वो कमीना यदि स्वयं शैतान का अवतारी क्यों ना हो, पर हमारे पास हिम्मत है और माता रानी का आशीर्वाद। वैसे भी मेरे पास एक उपाय है जिससे हम उस शैतान को रोक सकते हैं। मैंने आश्चर्य से दिव्या से पूछा, वो क्या है? दिव्या ने एक कुटिली मुस्कान के साथ बोली, जब मैं तुम्हें ढूंढ रही थी तब मुझे एक कीमती चीज मिली जिसके लिए मैं अंग्रेजी हुकूमत की शुक्रगुजार हूँ। मैंने जिज्ञासा के साथ पूछा, आखिर क्या मिला तुम्हें? दिव्या बोली, बारूद। इन अंग्रेजी कलीन सुरंगों के भूल भुलैया में जेनिट को ढूंढना काफी मुश्किल था। ऊपर से वो बला भी हमारे पीछे पड़ी थी। दिव्या ने कहा कि उसे थोड़ा अंदाजा है कि जेनिट कहाँ कैद हो सकती है, इसलिए हम अंदाजे के बल पर ही एक सुरंग में घुस गए। दिव्या के अनुसार वो सीरियल किलर अपने सभी बंदियों को अलग अलग स्थान पर रखता है। क्योंकि यह सुरंग पहाड़ के भीतर बनी थी, इसलिए इसमें अलग अलग रास्ते हैं, कई कक्ष हैं और कई अलग अलग निकास हैं। दिव्या के अनुसार उस किलर ने मुझे सबसे ऊपर रास्ते वाले कक्ष में रखा था। ऊपर वाले रास्ते में एक निकास का मार्ग था, पर वो बंद था। शायद अंग्रेजों ने ही उसे बंद कर दिया था। वही दिव्या को उसने दूसरे रास्ते पर एक कक्ष में बंद रखा था। इसलिए दिव्या को उम्मीद थी कि जेनिट शायद निचली मंजिल में ही किसी कक्ष में है। हाँ, इस बात के आसार थे कि उस किलर ने जेनिट को मारा यह दिव्या वाली सुरंग में ही कैद रखा हो, पर दिव्या के पास अधिक समय नहीं था, इसलिए वो सभी कमरे चेक नहीं कर सकी और अब ऊपर की 2 मंजिल पर जाकर भी फायदा नहीं था, क्योंकि वो किलर वही था। वो किलर नीचे ना आ सके, इसलिए हमने दूसरी मंजिल को तीसरी मंजिल से जुड़ने वाली सीढ़ियों पर बारूद डालकर वहां विस्फोट कर दिया। ये बारूद हमें एक कमरे में मिल गया था और माचिस उसी कमरे में जहां हम छुपे थे। इस बात का खतरा था कि विस्फोट से वो सीढ़ियां और सुरंग ढह जाएं और हम सभी वही मलबे में दबकर मर जाएं। लेकिन ये सुरंग शायद विस्फोट को झेलने के लिए ही बनी थी, इसलिए सीढ़ियों के अलावा अधिक कहीं नुकसान नहीं हुआ। अब उन सीढ़ियों पर काफी मलबा था जिसे वो किलर कभी पार नहीं कर सकता था, भले ही उस किलर के पास अलौकिक शक्ति ही क्यों ना हो, जिस कारण वो विस्फोट से भी बच गया था। और अब वो इन मलबों को भी हटा दे, पर कम से कम वो मलबा हमें समय दे पाए जेनिट को ढूंढने यहाँ से निकलने के लिए।
जब हम जेनेट को तलाश रहे थे तब अचानक दिव्या मुझसे बोली, प्रीति क्या तूने इस बात पर गौर किया कि हम एक ऐसी पुरानी सुरंग में हैं जिसके वजूद के बारे में शायद ही किसी को पता है, पर फिर भी यहाँ बल्ब है। गलियारे में रोशनी के लिए ये काम इतना आसान नहीं है और ना ही एक ही आदमी का है। साथ ही इतनी बिजली का इंतजाम कहाँ से होता है? शायद यही कहीं जनरेटर है या यहाँ बिजली शहर से आती है। दिव्या की यह बात सुन मुझे मानो होश सा आया और मैंने अपने आसपास देखा। दिव्या सही कह रही थी। मैंने दिव्या से कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। इतना सब अचानक हो गया कि मैंने इन सब पर ध्यान ही नहीं दिया। अब जब तुमने यह बात कही है तो मुझे लग रहा है कि इस सीरियल किलर का कोई साथी भी है जो बाहर शहर में आराम से घूम रहा है। यही विचार जैसे ही मेरे जहन में आए मैं सहम गई थी बुरी तरह से। मुझे थोड़ी राहत मिली थी कि ये सोचकर कि वो किलर ऊपर कैद है, पर शायद उसका साथी या उसके साथी आ जाएं अचानक से उसकी मदद के लिए। ये सब शायद दिव्या भाप गई थी, इसलिए उसने मुझे दिलासा देते हुए कहा, डरो मत प्रीति, समझो कि माता रानी ने हमारा काम आसान कर दिया है। अगर ये बिजली इन्हीं सुरंगों में रखे किसी जनरेटर से आ रही है तो हमें केवल बिजली के तारों का पीछा करना है बस। जनरेटर बड़ा और भारी होता है, यानी उसे ले जाना आसान नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि जनरेटर शायद नीचे रास्ते पर ही कहीं रखा होगा और वो भी निकास के करीब। और अगर ये बिजली शहर के बिजली घर से आ रही है तो भी हम बिजली की तारों का पीछा कर यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। बस जल्दी से जेनेट मिल जाए। ये सुन मुझ में एक नया जोश आ गया था और माता रानी के आशीर्वाद के कारण हमें जल्दी ही जेनेट भी मिल गई। वो जीवित थी, थोड़ी कमजोर थी पर सही सलामत। हमने उसे आजाद किया और उसे सब कुछ बताया। वो भी हमारी बातों से राजी हुई और हम सब बिजली की तारों का पीछा करते हुए नीचे चले। नीचे पहुंचते ही हमने देखा कि वो सीढ़ियाँ हमें एक बड़े हॉल जैसी जगह पर ले गई। वो जगह काफी बड़ी थी, इतनी कि उसमें करीब 10 बड़े ट्रक आराम से आ जाएं। उस हॉल नुमा जगह में कुछ बड़ी मशीनें थी जो शायद इन्वर्टर और पावर सिस्टम था। साथ ही उस हॉल में 4 अलग अलग सुरंग जुड़ी हुई थी जो अलग अलग दिशा में जा रही थी। उसमें एक सुरंग में से कई तारें निकल रही थी जो इन्हीं मशीन में जुड़ी थी। हमें एहसास हो गया कि यही वो सुरंग है जो बाहर जाती है। फिर भी हमने उन सभी की जांच करने का फैसला लिया बारी बारी से। पहले जेनेट और दिव्या बाईं ओर वाली सुरंग में गई और मुझे वही हॉल में रुकने को कहा। उन दोनों के जाने के कुछ देर बाद ही मुझे किसी के कदमों की आवाज आई, उसी सुरंग से जहां से तारे आ रही थी। फिर उस सुरंग से एक साया उभरकर निकला जिसे देख मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब हम सब यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि पुलिस चीफ राजेंद्र राजपूत थे। उन्होंने हैरानी के साथ मुझसे पूछा कि यहाँ क्या कर रही हो। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वो काफी गंभीर और चिंतित हो गए थे। साथ ही ऐसा लग रहा था कि ये यकीन नहीं कर पा रहे मेरी बातों पर। करे भी कैसे, ये सब सच्चाई से काफी अलग है जिसे हम जानते हैं। तभी मैंने दिव्या और जेनेट को आवाज लगाई और वो भागती हुई बाहर आई, पर राजेंद्र जी मानो आग बबूला हो गए और चिल्लाते हुए बोले, तुमने आखिर मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे किया? और दिव्या की ओर गोली चला दी, लेकिन वो गोली लगी जेनेट की उसकी टांगों पर और मैं ये सब देखती रह गई। एक पल लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर किस्मत ने मेजी उलाट दी और हम बाजी हार गए। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि पुलिस चीफ राजेंद्र भी इन सब में शामिल होंगे। उनके पास एक पिस्तौल थी और हम तीनों निहत्थे। साथ ही जेनेट घायल थी। भले हम उनकी संख्या में अधिक थे, पर फिर भी वो एक अनुभव और एक्सपर्ट पुलिस कर्मचारी थे। ताकत में तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते थे, पर शायद बुद्धि में उन्हें मात दे सके।
जेनेट और दिव्या के दिमाग में शायद यही प्लान था और इसलिए भी वो शांत थे और इशारे में भी मुझे शांत रहने की हिदायत दे रही थे। राजिंदर ने हम सबको एक साथ एक कोने में बिठाया और खुद हमारे सामने बैठ गए, पिस्तौल के मुंह को हमारी ओर करते हुए। काफी समय तक हम शांति बैठे रहे। फिर दिव्या ने चुप्पी तोड़ी। आपने ये सब क्यों किया? राजिंदर ढीले लहजे में बोले, तुम जानकर क्या करोगी? थोड़ी समय तक फिर चुप रही। फिर से दिव्या बोली, आप हम सबको मारने ही वाले हैं तो कम से कम आप हमें ये तो बता ही सकते हो ना। राजिंदर बोले, हाँ ठीक है, काफी समय से ये राज सीने में दबाए घूम रहा था। आज मरने से पहले बता ही देता हूँ, मन हल्का हो जाएगा मेरा। राजिंदर के मुंह से मरने की बात सुनकर तीनों लड़कियां हैरान रह गई। राजिंदर ने बोलना शुरू किया, ऐसा तो पूरा शहर जानता है कि मेरा एक बेटा है, विक्की, जो विदेश में सेना विज्ञान की पढ़ाई करने गया था, पर असल में वो काफी पहले ही यहाँ वापस लौट आया था। उसे सेना इतिहास में रुचि थी। आखिरकार बीटान राज की सेना इतिहास की, इसलिए वो लंदन गया था पढ़ने। वहीं उसे पता चला कि यहाँ हमारे शहर में एक गुप्त अंग्रेजी सेना बसे थे जो इन पहाड़ी में कहीं थे। कहते हैं कि अंग्रेजों को भनक थी कि स्थानीय शासक आपस में ही मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करेंगे, इसलिए इस सेना बेस का निर्माण कराया गया था। अंग्रेजों ने इस सेना बेस में कई हथियार रखवाए थे और विक्की को शक था कि B-33 नामक राइफल भी यहाँ मंगवाई गई थी। दस्तावेजों के अनुसार अंग्रेजों ने करीब 1000 वैसी राइफल मंगवाई थी बीटान से भारत। ये बंदूक अपने समय की काफी उन्नति बंदूक थी, पर फिर निर्माण के दौरान कुछ गलतियों के कारण अधिकतर राइफल खराब निकली। विक्की को शक था कि शायद यहाँ वही कीमती राइफल यहाँ मिल जाए। यदि उसे वहाँ कुछ अच्छी क्वालिटी के राइफल मिले जिसमें कोई खराबी नहीं थी, तो वो इस दशक की सबसे बड़ी खोज में से एक होगी। वो यहाँ अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर खोज करने लगा। मैंने भी उसकी सहायता की, पर उसे यहाँ आने देना सबसे बड़ी भूल थी। यहाँ एक शैतानी रूह थी जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई, पता नहीं कब। जितना मेरा अनुसार है, वो रूह एक अंग्रेज अफसर की है जो काफी हद तक एक साइको था। उसे लोगों को मारना और यातना देने में मजा आता था। बिना शरीर के वो कुछ नहीं कर सकता था, पर शरीर मिलने के बाद वो ये सब करने लगा। यदि उसे पुलिस पकड़ लेती तो सब यही कहते कि विक्की ही सीरियल किलर है, जबकि वो बेकसूर है। उसके शरीर में आत्मा है, ये कौन मानता। इसलिए मैं उसे बचाता रहा, पर उसकी भी एक सीमा है। शहर वाली मीडिया और पुलिस हेडक्वार्टर से मुझ पर काफी प्रेशर आ रहा था। साथ ही मेरे जूनियर अतुल सूर्यवंशी को मुझ पर शक होने लगा है। ये सुन जेनेट भड़क कर बोली, तो तुम जो एक पुलिस कर्मी हो और जिसका काम जनता की सुरक्षा करना है, वो अपने बेटे के मुंह में अपने फर्ज से खिलवाड़ किया। जानते हो इस वजह से कितनी मासूमों लड़की की जान गई। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। ये सुनकर भी राजिंदर का चेहरा वैसा ही रहा। फिर वो बोला, मैं वही करने वाला हूँ। मैंने पहले तो उस रूह से समझौता कर लिया और फिर छुपकर यहाँ बारूद बिछा दिया हर जगह। मैंने देखा कि उस रूह के कारण मेरे बेटे के शरीर पर नुकसान के बावजूद अधिक असर नहीं होता। यदि उसे दूसरे इंसान का मांस मिल जाए तो वो अपने घाव भी भर लेता है। इसलिए उसे बारूद से उड़ाने के अलावा मुझे कुछ और नहीं सूझा। शायद उसे बारूद खत्म कर पाए, पर शायद उसे वहाँ ही कैद कर ले। मैं खुद भी यहीं मरूंगा और सभी सबूतों को यहीं दफन कर दूंगा। और क्योंकि तुम सब गवाह हो, इसलिए तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दे सकता। भले ही दुनिया तुम्हारी बातों पर पूरी तरह यकीन ना करे, तो भी यह बात फैल जाएगी कि मेरा बेटा विक्की राजपूत एक वैसी हत्यारा है जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं।
ये कहकर राजेंद्र उठे और उन्होंने अपनी पॉकेट से एक रिमोट निकाला और कहा, बस इसका एक बटन दबाते ही हम सभी यहीं दफन हो जाएंगे। मरने से पहले भगवान से दुआ कर लो। इतना कहने पर ही एक जोरदार आवाज आई। उस हॉल की दाईं सुरंग से एक आकृति आती हुई दिखाई दी, जो किसी मनुष्य की तो बिल्कुल नहीं थी। और जब वो आकृति सामने आ गई तो सभी के होश उड़ गए। मैं उस डरावनी सी चीज को देखकर जोर से चिल्ला पड़ी और राजेंद्र भी उसे देख मानो भूत बन गए थे। वो डरावनी चीज असल में कोई मनुष्य का एक बदसूरत मिश्रण था। वो पूर्ण मनुष्य नहीं था, पर वो एक राक्षस जैसा चीज था। उसमें कई हाथ और पैर यहाँ वहाँ चिपके हुए थे और 2 से 3 मानो सिर लगे हुए थे। उसकी चमड़ी मानो जैसी थी, पर थोड़ी पिघली हुई थी। कुछ जगह पर तो चमड़ी ही नहीं थी और उसमें से उसके भयानक शरीर के अंदर के अंग और हड्डियां दिख रही थी। वो करीब 10 फीट ऊंचा था और 4 फीट चौड़ा था। उसे देख राजेंद्र बोल पड़े, बेटा विक्की, क्या तुम अब भी जिंदा हो? लगता है उस रूह ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य लाशों को भी अपने में समा लिया है। बेटा बस थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें अभी इस भयानक रूह से निजात दिलाता हूँ। पर इतना कहने पर ही वो अजीब सा राक्षस उन पर झपट पड़ा। इस चक्कर में उनके हाथ से रिमोट गिरकर नीचे गिर गया। वो राक्षस राजेंद्र को मानो अपने अंदर समाने लगा था। राजेंद्र का शरीर उस राक्षस के अंदर घुसता जा रहा था और उसकी चमड़ी पिघलकर राजेंद्र पर चढ़ने लगी थी, ठीक स्पाइडरमैन के खलनायक वेनम की तरह। हम सब ये नजारा देखकर तंग रह गए थे, पर जेनिट ने फुर्ती दिखाई और पास ही पड़ी एक लकड़ी को उठाकर बोली, तुम दोनों यहाँ बैठी मत रहो, भागो जल्दी से बीच वाली सुरंग में जाओ जिसमें से तारे अंदर आ रही हैं। वही बाहर जाने का मार्ग है। मैं उस रिमोट को लेने की कोशिश करती हूँ ताकि ये मनुष्य जगह इस राक्षस के साथ ही खत्म हो जाए। ये सुन दिव्या चिंतित होकर बोली, पर ये खतरनाक है जेनिट, और तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। जेनिट बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर हम सब भागे तो वो राक्षस हमारे पीछे आ सकता है। अगर मुझे रिमोट मिल जाए और यहाँ विस्फोट हो जाए तो कम से कम हम उसे रोक सकते हैं। मेरी टांग में गोली लगी है, जिस कारण मैं तुम दोनों के लिए केवल बाधा ही बनूंगी। पर एक बार इस जगह को उड़ा दूं तो वादा करती हूँ कि मैं भी जल्दी से जल्दी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। हमने नम आंखों के साथ जेनिट को विदा किया। आखिर बार जब मैंने मुड़कर देखा था तब जेनिट उस लकड़ी को लेकर दौड़ रही थी उस राक्षस पर। हम उस सुरंग में दौड़े जा रहे थे। उस सुरंग में अंधेरा था और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर कुछ मीटर आगे जाने पर ही हमें एक जोरदार धमाके की आवाज आई और फिर कंपन महसूस हुई। जेनिट ने अपना काम कर लिया था। फिर हमें भागने की आवाज सुनाई दी। मैंने ईश्वर का लाख शुक्रिया की उनकी जेनिट को सुरक्षा रखा, पर हमारी खुशी जल्दी ही गायब हो गई। हमें एक जोरदार गुर्राने की आवाज आई हमारे पीछे। वो राक्षस वहां से बच निकला था और शायद जेनिट। तभी दिव्या ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, प्रीति अब बस भागो, चाहे जो हो जाए। अगर जिंदा रहना है तो अपनी पूरी जी जान लगा दो। मैंने भी दिव्या का हाथ जोरों से पकड़ा और हम दोनों तेजी से दौड़ने लगे। पर उस राक्षस की आवाज बढ़ती ही जा रही थी, मानो वो हमारे करीब आ रहा हो। मैंने माता रानी से प्रार्थना की और अपनी पूरी शक्ति झोंक दी भागने में। शायद ये माता रानी का आशीर्वाद था कि मुझे हल्का लगने लगा और मेरी तेजी बढ़ गई थी। फिर मुझे अपने सामने सुरंग का निकास दिखा जिसमें से रोशनी आ रही थी। मुझे बड़ी राहत मिली कि अब हम दोनों जीवित बच जाएंगे और आखिर में वहां से बाहर निकल ही आई। इतनी तेज और इतनी देर तक मैं जिंदगी में कभी नहीं भागी थी, इसलिए थककर जमीन पर गिर पड़ी थी। उस समय सूर्य उदय हुआ ही था और सूर्य की रोशनी भी हर तरफ फैल चुकी थी।
इतने दिनों बाद धूप को अपने चेहरे पर पाकर मुझे काफी आनंद मिला। मैंने दिव्या का हाथ तब तक पकड़े ही रखा था। मैं दिव्या को गले लगाने और हमारे जीवित बचने की खुशी के लिए अपनी दाईं ओर मुड़ी तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। मेरे हाथ में केवल दिव्या का हाथ था, उसका पूरा शरीर गायब। फिर मैं बेहोश हो गई। इसके बाद मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। मुझे पता चला कि इंस्पेक्टर अतुल सूर्यवंशी को राजेंद्र पर शक था और इसलिए वो पुलिस का एक बड़ा दल लेकर उनके पीछे करते हुए वहां आए थे और मैं वहां पहाड़ के पीछे उस सुरंग के निकास के पास ही पड़ी मिली थी। मैंने उन्हें सब सच बताया पर उन्हें लगा कि इतनी यातना झेलने के कारण मेरे दिमाग पर असर हो गया है और मेरे दिमाग ने मेरे साथ खेल खेला, जिस कारण मुझे ये भ्रम हुआ। पुलिस ने विक्की और राजेंद्र को इस सीरियल किडनैपिंग और मर्डर का मुख्य आरोपी ठहराया क्योंकि अतुल और अन्य लोगों को राजेंद्र पर शक होने लगा था और राजेंद्र के पास कोई चारा नहीं बचा था। इसलिए उसने और उसके बेटे ने साथ में ही आत्महत्या कर ली इन सुरंगों के बारूद में उड़कर, क्योंकि सुरंग में काफी हानि पहुंची थी, इसलिए उसके अंदर जाकर खोजबीन करना मुश्किल था। पुलिस को राजेंद्र, विक्की, अन्य बंदी लड़कियों के शव नहीं मिले थे, इसलिए पुलिस ने मान लिया कि उन सभी की मृत्यु हो चुकी है और उनके शव सुरंग में ही दफन हो गए। उन सब को निकालने की बात हो रही थी पर वो काफी खर्चीला और जोखिम वाला काम है और शायद कभी न हो पाए। साथ ही पुलिस को उस सुरंग के निकास के पास ही ढेर सारी राख और मनुष्य हड्डी मिली। मुझे लगता है कि वो उस राक्षस के अवशेष थे। शायद सूर्य की किरण ने उसे पल भर में ही राख कर दिया था, इसलिए वो रात को किडनैपिंग करता था। पुलिस ने इन राख और हड्डियों को राजेंद्र और विक्की के द्वारा सबूत मिटाने की कोशिश करते समय हुए भूल बताई। मुझे कई महीनों तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा और मेरा इलाज होता रहा। सच क्या है वो मैं ही जानती हूँ और वो शायद हमेशा मेरे सीने में ही रहेगा। मुझे आज भी अफसोस है कि मैं दिव्या को बचा नहीं पाई। अब तक कई बार मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब उस राक्षस ने दिव्या पर हमला किया तो वो मदद के लिए चिल्लाई क्यों नहीं। शायद वो मुझे डराना नहीं चाहती थी, जिस कारण मेरी गति कम हो जाती। शायद वो जानती थी कि वो राक्षस हमारे नजदीक पहुंच चुका था और मुझे उससे बचाने के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया और मुझे पूरी शक्ति के साथ दौड़ने को कहा, या फिर इससे पहले वो मदद मांग पाती उस शैतान ने उसे खत्म कर दिया। मुझे कुछ नहीं पता। इस घटना के घाव मेरे लिए अब भी नहीं भरे हैं और मुझे आज भी डर लगता है रातों से। कहीं ऐसा ही कोई शैतान किसी कोने में छुपा ना हो मेरे इंतजार में। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमें स्टोरी भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर या हमारे स्टार आईडी पर भेज सकते हो। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।